Divedi Science and Commerce Academy, leading in results year by year. ब्रजनैनी नगर, गंगा गार्डन के पास, माता मंदिर, लिम्बोदी, इंदौर, मध्य प्रदेश। कॉल 7566663636, 7566667676। लेट्स स्टार्ट। आज क्या पढ़ते हैं? मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में क्या है? मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है कि इनकम, नेशनल इनकम जो देश की आय है उसको कैसे मेजर करोगे। तो देश की आय का मतलब क्या है कि जो भारत देश है उस देश के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं और जो इकोनॉमिक टेरिटरी है उस इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा था कि प्राइवेट सेक्टर की इनकम, गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम और फॉरेन कंट्री की इनकम सबको मिला करके एक कर दो तो जो निकल के आएगा वो क्या होगा? नेशनल इनकम। तो अब क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, इसके लिए हमारे पास जो तरीका है वो कहलाएगा मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहली है वैल्यू एडेड मेथड। बुक्स में मत चेक करो, मिलेगी आगे पीछे कहीं ना कहीं मिलेगी। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अभी वैल्यू एडेड मेथड का क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर मेथड का क्या है? देखो, जो एक व्यक्ति का एक्सपेंस दूसरे की इनकम होती है, यानी हम जो पेमेंट सेम चीज है, यानी हम फर्म के हिसाब से देखेंगे तो एक्सपेंडिचर मेथड, और यदि हाउस होल्ड के हिसाब से देखेंगे तो इनकम मेथड। ठीक है, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वैल्यू एडेड मेथड। मतलब एक ही है, निकल के एक ही वैल्यू आएगी। अब समझना, तरीके अलग अलग हैं। जैसे तुम्हें कहीं जाना है तो जरूरी कि सिर्फ एक ही रास्ता होता है? 2-3 रास्ते होते हैं, इधर उधर से घूम घाम के कैसे भी जा सकते हो, है ना। जैसे तुम्हें राजवाड़ा जाना है तो राजवाड़ा कैसे जाओगे? 2-3 तरीके हैं राजवाड़े जाने के। एक तो सिंधी कॉलोनी का ब्रिज उतर के सीधा राजवाड़ा कलेक्ट्रेट से, एक घूम के जाओ तो रीगल चौराहे से भी चले जाओगे, है ना। एक महारानी रोड से जाओगे तो भी आ जाएगा। ऐसा करके बहुत सारे रास्ते ना। ऐसे ही यहाँ पर भी यही है, जाना राजवाड़ा है, यानी कि नेशनल इनकम ही कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके तरीके अलग अलग बदल जाएंगे सिचुएशन के हिसाब से। क्वेश्चन कौन सी मेथड से करना है मोस्ट प्रोबेबली बता देता है क्वेश्चन, अदरवाइज स्पेसिफाई नहीं हुआ तो सिचुएशन देख के समझना पड़ेगा कि ये लगाना है, ये लगाना है, ये लगाना है। इनके फिक्स फार्मूले हैं, फिक्स कंटेंट हैं। वो कंटेंट यदि क्वेश्चन में गिवन है तो वो वाला लगाना है। जैसे सेल्स दिया है, परचेज दिया है ना, तो कौन सी लगेगी? तुमको देख के ही समझ में आ रहा होगा, सेल परचेज दिया होगा तो कौन सा लगेगा? वैल्यू एडेड मेथड। पर पेमेंट दिया हो या रिसिप्ट दिया हो तो कौन सी लगेगा? पेमेंट है तो एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट है तो इनकम। देखो समझना, मेरी इनकम मतलब तुम्हारा एक्सपेंस, तुम्हारा एक्सपेंस मतलब या तो तुम्हारे पूरे एक्सपेंसेस जोड़ लूं तो भी इनकम आ जाएगी, या मेरे इनकम जोड़ लूं तो भी इनकम आ जाएगी। तो बस सेम यहां भी है, चाहे तो तुम किसी के सिर्फ इनकम देख लो या अपोजिट पार्टी का एक्सपेंस देख लो। जो अपोजिट पार्टी का एक्सपेंस होगा वही इनकम है। क्लियर है क्या? एक पर्सन का इनकम दूसरे का एक्सपेंस होता है ना। तुम गए डॉक्टर के यहाँ चेकअप कराने, डॉक्टर साहब को 10,000 फीस दे दी। अब चाहे तो तुम्हारे 10,000 एक्सपेंसेस जोड़ लूं, चाहे उसकी इनकम जोड़ लूं, बात तो एक ही है ना। चाहे इनकम मेथड से चला जाऊं, चाहे एक्सपेंस मेथड से चला जाऊं, निकलना तो क्या सेम ही 10,000 आना है, बराबर है। अभी हम शुरुआत किससे करेंगे? वैल्यू एडेड मेथड से। वैल्यू एडेड मेथड हमें प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अब वैल्यू एडेड मेथड क्या कहती है कि कंट्री के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी में
कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी प्रोड्यूस हुआ है, जो भी प्रोड्यूस हुआ है गुड्स और सर्विसेज, फाइनल गुड्स और सर्विसेज, उनका सम टोटल कर लो, जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक इनकम होगी। उस डोमेस्टिक इनकम में तुम NFIA प्लस कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, नेशनल इनकम। डोमेस्टिक में तुम्हें फॉरेन इनकम जोड़ना है तो क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम, बराबर है। अब तुम्हें ये देखना है कि वैल्यू एडेड मेथड पे काम कैसे करना है ना। तो वैल्यू एडेड मेथड पे काम कैसे करोगे, ये इसको समझने के लिए, हाँ जैसे आपने नेशनल को छोड़ के, जैसे आपने जो डोमेस्टिक है उसको छोड़ के फॉरेन की गिनी तो वो भी नेशनल लाएगी, पार्ट ऑफ नेशनल इनकम होगा, वो पार्ट होगा ना, वो उसका एक छोटा सा हिस्सा होगा, है ना भाई। जैसे मेरी इनकम जोड़ने के लिए सिर्फ ट्यूशन की इनकम थोड़ी जोड़ोगे, मैं टैक्स कंसल्टेंसी करता हूँ, एडवाइजरी सर्विसेज देता हूँ, तो सारी इनकम प्लस करोगे तो मेरी कंप्लीट इनकम निकलेगी ना, समझ रहे हो, है ना। और तुम कोई एक एक्सपेंस करते हो क्या, बहुत सारे एक्सपेंस करते हो, सारे एक्सपेंसेस जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। यानी हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, वैल्यू एडेड मेथड। तो देखो वैल्यू एडेड मेथड, तीनों मेथड कोशिश करेंगे डिस्कस कर लें, फिर उनके क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले जो तुम्हें कैलकुलेशन करना है वो करना है वैल्यू एडेड का। वैल्यू एडेड का क्या मतलब है, वैल्यू एडेड का क्या मतलब है, तो वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड का मतलब है जो तुम्हारा आउटपुट है, आउटपुट यानी क्या, बाहर मैन्युफैक्चरिंग करते हो, है ना, फैक्ट्री में बनाने का कुछ काम करते हो, तो जो तुम्हारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस बना वही क्या कहलाता है, आउटपुट। बाहर भेजना किसी चीज को, बाहर भेजना, अरे किसी बात करते हो यार, इनपुट क्या कहलाएगा, जो विदेश से अपने देश में आते हैं। इनपुट का मतलब क्या है, जो हमने लगाया, कहाँ लगाया, जो रॉ मटेरियल, हाँ जैसे मकान बनाना है यस सर, हाँ सर समझ। तो तुम्हारा सीमेंट, गिट्टी, सरिया, रेती, ईंट, ये सब क्या है, रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल है वही क्या है, इनपुट है, और आउटपुट क्या निकला, मकान। जो मकान है वो क्या है, आउटपुट है। तो ऐसे ही कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे गेहूं रॉ मटेरियल है, उसका जो प्रोडक्ट निकला थूली, दलिया, आटा, वो क्या है, आउटपुट है। क्लियर है, जो आता है वो इनपुट, जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुआ वो क्या है, आउटपुट है। फाइनल गुड्स जो प्रोड्यूस हुआ है वो क्या है, आउटपुट है, और रॉ मटेरियल क्या है, इनपुट है, ठीक है, समझना। तो यहां से वैल्यू एडेड का मतलब है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहां से क्या आएगा तुम्हारा, वैल्यू एडेड। सीधी सी बात है, ऐसा समझो, बेसिक कॉन्सेप्ट। तुमने दूध लिया, मिल्क, है ना, कितना लिया, 40 रुपए लीटर, यही रेट है क्या, 50 लूट रहे हो यार। दाम ऐसे मिलता है। दूध का बिजनेस किसका है, क्या रुपए है दूध, 40 रुपए लीटर। डेयरी वाले कितने में बेचते हो, 45 नहीं, एक गाय का दूध निकालना। अब तुम जब इंदौर में किसी डेयरी वाले को बेचते हो तो कितने में बेचते हो, डेयरी वाले को नहीं बेचते, डायरेक्ट। मान लो यदि जो डेयरी वाले को बेचता है वो 45-50 बेचते हो।
जो डेयरी वाले को देते हैं वो 30 रुपए लीटर देते, मेरे को सब मालूम है। जो बंदा समझो समझो समझो, मैं बहुत देसी आदमी हूँ, मेरे को सारी जानकारी है। मैं मतलब कम से कम 2-2,500 स्टूडेंट हैं और खुद भी हल चलाना जानता हूँ। समझो, किसान जो दूध निकालता है वो दूध डेयरी फार्म वाले को 30 रुपए लीटर देता है। 30 हो सकता है अभी वेरी कर दे 35, पर इससे ज्यादा में वो उसको पैसे नहीं मिलते। यदि ऐसा होता ना तो किसान देश में पता नहीं क्या कर डालता है ना। किसानों को उनका ओरिजिनल प्राइस नहीं मिलता है ना। किसानों को उनकी प्राइस, जो उनकी मेहनत है उतना प्राइस यदि मिलने लग जाए ना तो पता नहीं क्या हो, है ना। आधी समस्याएं यूं ही खत्म हो जाए देश की। बराबर है, 30 या 35 में लेता है, फिर उसको डेयरी वाला बेचता है। उसमें थोड़ी बहुत गंगा मैया का समाहित करता है, फिर और भी कुछ लोग पाउडर वाउडर भी मिलाते हैं उसको गाढ़ा वाढ़ा करने के लिए। सब चलता है और सारा सिस्टम सबको पता है, कोई मुझे ही नहीं, है ना। तो फिर उसको वो ला करके 45 से 50 रुपए के बीच में बेचने की कोशिश करता है। ये प्रोसेस होता है ना। तो अब जो दूध हाउस होल्ड वाले ने खरीदा, हाउस होल्ड ने खरीदा, वो तो फाइनल गुड्स है। लेकिन जो डेयरी वाले ने खरीदा वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है ना। जो दूध डेयरी फार्म ने खरीदा है वो क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। क्यों? क्योंकि उसमें वो फर्दर प्रोसेस करेगा। वो 30 रुपए का जो दूध उसने खरीदा है उसका वो दही बनाएगा, और जब दही बनाएगा तो 80 रुपए किलो बेचेगा। गलत बोल रहा हूं? 70 रुपए से 80 रुपए दही किलो के भाव ही बिकता है, लीटर में नहीं बिकता दही, है ना। छाछ बिकता है लीटर में, है ना। लिक्विड फॉर्म में जो चीजें होती हैं वो लीटर में बिकती हैं और बाकी किलो में बिकते हैं, सॉलिड स्टेट वाले। दही मिड ऑफ सॉलिड और लिक्विड होता है ना प्योर सॉलिड है ना प्योर लिक्विड है। बट इन द उसके और डिटेल डेफिनेशन में जाओगे तो सॉलिड में ही कवर होता है ना। उसके बाद पनीर यदि बना दिया तो 240 रुपए किलो, सही रेट है? गलत बोल रहे होंगे? मावा 280 से 300 रुपए किलो, है ना। तो देखो वो जो इधर खरीदा उसने रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसका उसने आउटपुट में कितने में बेच रहा है? 240। यानी उसने कितना वैल्यू एडिशन किया? ये जो वैल्यू एडिशन है यही क्या है? इनकम है। अब ये बात दिमाग मत लगाइयो कि सर जो पनीर उसने 240 रुपए में बेच रहा है वो 1 लीटर दूध से नहीं बनता 1 किलो, है ना। 1 किलो पनीर के लिए एट लीस्ट 4 किलो दूध लगता होगा, 4 से 5 किलो, इससे ज्यादा नहीं लगता होगा। ऐसा मान के चलो 1 लीटर में 250 ग्राम पनीर निकलता है। ऐसा मान के चलो कि 1 किलो दूध में 250 ग्राम पनीर निकलता है। क्यों पाटीदार जी? है ना। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि उनने बहुत ज्यादा कमा लिया। 4 लीटर दूध मतलब 120 या चलो 140 रुपए मान लो, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी दुकान का खर्चा, जो काम कर रहा है वर्कर उसका खर्चा, जो भाई की खुद की मेहनत मजदूरी है, वो सारी चीजें वसूलेगा ना। किराया, बिजली का बिल, सारी चीजें, है ना। जो गंगा मैया का रहम है वो सब कुछ, आशीर्वाद सब खरीदेगा बंदा। तो वो 120 रुपए लगा करके, मान लो 150 रुपए लगा के उनने 240 में बेचा, तो जो डिफरेंस है 110 रुपए का वो क्या है? सॉरी 90 रुपीज का जो डिफरेंस है ये क्या है? वैल्यू एडिशन है। 150 का खर्चा किया और आउटपुट कितने में बेचा? 240 में। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या है? वैल्यू एडिशन है। और यही क्या है? पार्ट ऑफ नेशनल इनकम है। क्यों? क्योंकि इसी में से उसने क्या किए होंगे? कुछ खुद के पास, कुछ वर्कर को सैलरी, कुछ बिजली का बिल, है ना। तो वैल्यू एडेड मेथड में कैसे निकालोगे? वैल्यू एडिशन का क्या मतलब है कि जो तुम्हारा फाइनल आउटपुट है उसमें से जो तुमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया वो माइनस कर दो, जो निकल के आया वो क्या है? वैल्यू एडेड है। अब ये जो वैल्यू एडेड है इसमें तुम्हें, ये नेशनल इनकम नहीं है ना। नेशनल इनकम के लिए भी तुम्हें और जोड़ घटाव करने पड़ेंगे।
क्या करना है, कैसे करना है वो समझते हैं। देख, कल मैं क्लास नहीं ले पाया, मेरे साथ बहुत लंबी समस्या थी, और देखो ये जो निकल के आया है इसी को बोला जाता है समेशन ऑफ GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसको क्या बोला जाता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, बराबर। इसका जो फार्मूला, इसी को क्या बोला जाता है? समेशन ऑफ GDPMP। यही क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यही क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब तुम्हें नेशनल इनकम निकालने का बोलूं तो निकाल लोगे क्या? नेशनल इनकम मतलब NNPFC, कन्वर्जन रूल लगाना है, कन्वर्जन रूल ही लगाना है ना। मतलब क्या करोगे? ग्रॉस से नेट में आओगे, माइनस कर दोगे, वहां माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल में आना है मतलब प्लस कर दोगे NFIA। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है, माइनस NIT कर दोगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड का जब तुम फार्मूला लगाओगे और जो कैलकुलेशन करोगे उससे जो कैलकुलेट होके निकलेगा वो क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस। ठीक है, लेकिन अब समझना, अब कुछ चीजें समझ लेना। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को थोड़ा सा समझना। ये समझ गए? वैल्यू एडेड मेथड हम लगाएंगे तो उससे निकलेगा क्या? GDPMP। उसका जो ये रिजल्ट है वैल्यू एडेड है, ये क्या है? चाहे वैल्यू एडेड बोलूं, चाहे ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलूं, चाहे GDPMP बोलूं, एक ही बात है। जानू, सोना, मेरा बच्चा, मेरा बाबू, है ना। अलग अलग नाम है पर मतलब एक ही है, GDPMP, डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस। ठीक, उसमें तुम्हें प्लस माइनस एडजस्टमेंट लगाना है तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? नेशनल इनकम। ठीक, कन्वर्जन रूल लगा लेना, बराबर है। इसीलिए कन्वर्जन रूल पहले सिखाया था। ठीक, आगे चलूं, देखो देखो, अब ये जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है ना, इसके साथ समस्या है। इसके साथ क्या समस्या है वो देखो। एग्जाम्पल 1 मस्ट बी नोटेड, या स्क्रीनशॉट लेना, जो भी लगे वो कर लेना। ठीक है, समझो। तुम्हें क्वेश्चन ने दिया इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1200। ठीक है, उसके बाद तुम्हें दिया इंपोर्ट। इंपोर्ट दे के रखा है तुमको 300 रुपए। ठीक, अब बोल रहा है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन बताओ। इंटरमीडिएट कंजम्पशन की टोटल वैल्यू बताओ क्या है? ये पहली सिचुएशन। दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में उन्होंने क्या दिया? रॉ मटेरियल परचेज्ड फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, डोमेस्टिक फर्म, ये तुमको दे दिया ₹500। ठीक है, फिर पहला आइटम। दूसरा आइटम तुमको दे दिया इंपोर्ट। इंपोर्ट दे दिया तुमको 100। ये दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। तुम्हें तीनों केसेस में क्या बताना है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू। यहां पर तुमको दिया
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया तुमको ₹1000 और दे दिया इंपोर्ट ₹200। अब तुमको जो बताना है वो क्या बताना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू। ये बताना, बताओ तुमको क्या लगता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्ट लिख दिया और इंपोर्ट लिखा, तो ये डिफॉल्ट एजम्पशन है कि ये अपने आप में कंप्लीट है, यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना होगा 1200। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जब तुम यहां माइनस करोगे, जब तुम यहां माइनस करोगे तो देसी विदेशी दोनों मिला के माइनस करोगे। ठीक है, यहां से जब माइनस होगा तो वो क्या करोगे, देसी विदेशी दोनों मिला के, और यहां जो आउटपुट लिखोगे वो इंपोर्ट और मतलब जो डोमेस्टिक कंट्री में बेचा वो और जो एक्सपोर्ट किया वो दोनों मिला के, जो भारत में बेचा वो और जो विदेशों में बेचा वो दोनों मिला करके यहां लिखना है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर कौन सा लिखना है, जो विदेशी परचेज और जो देसी परचेज है दोनों मिला के। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्ट लिख दिया तो ये डायरेक्ट वही आएगा, फिर भले उनने इंपोर्ट दे दिया हो, दिस इज DKC, दिस इज व्हाट DKC, दुश्मन की चाल है ये, कंफ्यूज करने के लिए दिया कि तुम इसको जोड़ दो 1500 कर दो, क्यों रे ये तो इंपोर्ट है रे, गलत हो जाएगा, आंसर गलत आएगा। जब वो स्पेसिफाई करे कि भैया डोमेस्टिक फर्म से खरीदा है रॉ मटेरियल, इसका मतलब क्या है कि देसी और विदेशी दोनों नहीं है, यानी तुम यहां पर क्या करोगे 500 + 100, टोटल तुम्हारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना आएगा 600, ये ध्यान रखना। फिर यहां पर क्या बोला उसने, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और क्या बोला इंपोर्ट। अब वो दो के बाद तुम ये तीसरा खुद बताओ कितना आना चाहिए, 1000 आना चाहिए या 1200, कौन सा सही है। इंपोर्ट मतलब विदेश से खरीदना, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम परचेज ही माइनस करते हैं, पर परचेज कौन सी माइनस करते हैं, रॉ मटेरियल की देसी परचेज और विदेशी, यानी इंपोर्ट परचेज प्लस जो डोमेस्टिक फर्म का परचेज है, दोनों मिला करके जो वैल्यू निकलती है वो कहलाती है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, लाइक दिस। अरे मतलब क्या आएगा 1000 या 1200, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना आना चाहिए 1000 या 1200, 1000 क्यों भाई, यहाँ तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है ना, और ये इंपोर्ट है, दोनों परचेज हैं, दोनों ही परचेज है ना, देसी और विदेशी। सर इंपोर्ट वो आपने बोला ना कि फॉरेन की कंपनी, तो यहां से जो माइनस करोगे वो कौन सा करोगे, जो फॉरेन से परचेस किया प्लस जो घर से परचेस किया, भारत से परचेस किया, दोनों परचेस जोड़ करके ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकलेगा। जैसे यहां क्या बोला उन्होंने, डोमेस्टिक फर्म और इंपोर्ट दोनों मिला के आया ना इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्लियर है। यहां पर उन्होंने डायरेक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया, अलग से इंपोर्ट दिया, तो इंपोर्ट का कोई लेना देना नहीं, इंपोर्ट क्यों दिया, कंफ्यूज करने के लिए। यहां पर तुम्हें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बोला है और इंपोर्ट बोला है, अब तुम दोनों जोड़ोगे, यस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को मान लोगे कि यही इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, क्या करोगे प्लस 1200 ₹1000 इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। दिस इज अगेन व्हाट, दुश्मन की चाल है, कंफ्यूज किया है उन्होंने बस। मैंने तुम्हें क्या बोला, जब
जब तक वो डोमेस्टिक फर्म स्पेसिफाई ना करे, परचेज फ्रॉम लोकल मार्केट, परचेज ऑफ हाउस होल्ड, परचेज ऑफ डोमेस्टिक फर्म ऐसा ना लिखे, तब तक जो परचेज सिर्फ परचेज लिखा है तो उसका मतलब है देसी विदेशी दोनों मिला के। ये ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंफ्यूज मत होना। 6 नंबर का सवाल है, एक मिस्टेक तुम्हारी पूरे 6 नंबर ले डूबेगी। पूरी है पूरी है। और क्या जाएगा, अब बचा क्या है उसमें? जब वैल्यू ऑफ आउटपुट ही गलत निकालोगे, जीडीपी एमपी तुम्हारा गलत है, तो फिर आगे तो क्या, आगे किस बात का नंबर चाहिए? ये जो अगर ये दोनों सही करे और वो थर्ड वाला एग्जाम्पल तो मिस्टेक इज मिस्टेक एंड देयर इज ऑलवेज पनिशमेंट फॉर मिस्टेक। दिस इज नॉट संविधान कि आप रास्ते से निकाल के और निकल जाओगे, मजाक उड़ा लोगे उसका। यहाँ तो भैया एग्जामिनर आपको नंबर तभी देगा जब आप सही लिखोगे। तो क्या ध्यान रखना है, परचेस जब आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करोगे तो आप क्या ध्यान रखोगे कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसने लिख दिया और इंपोर्ट लिख दिया, तो इंपोर्ट को इग्नोर करो। जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो कंप्लीट है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया और इंपोर्ट दे दिया, तो इसका मतलब है कि अपने आप में वो क्या है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कंप्लीट इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। इंपोर्ट जोड़ने की अलग से जरूरत नहीं, लेकिन वो स्पेसिफाई करे कि परचेज फ्रॉम लोकल मार्केट, परचेज फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म, ठीक है बराबर, और फिर इंपोर्ट लिखे तो फिर प्लस करना है, फिर दोनों को प्लस करना है। दो टाइप आ जाएगा, उसमें प्लस करना है। अगर एक सिंगल रहेगा ना तो प्लस करने की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ परचेज दिया है, तुम्हें सिर्फ इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है, तो इंपोर्ट जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि डोमेस्टिक लिखा है, डोमेस्टिक लिखा है, लोकल मार्केट लिखा है, तो फिर तुम्हें क्या करना है, प्लस करना है। ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही वैल्यू एडेड में भी ध्यान रखना, तुम्हें वो सिर्फ सेल दे दे, अरे यार सीरी की मौत, सीरी एक्टिवेट हो जाती जबरन में यार, सीरी को भी खुजली एक्टिवेट होने की। चलो क्या बोला था आपने एक्टिवेट होगी? नेट चालू रहना चाहिए और मेरी वॉइस। जब बोला तब नहीं चालू होती हैं? जब बोला तब नहीं चालू होती। नहीं चालू तो हो जाती है, जैसे कॉल और लगाना हो ना तो ऐसा नेट ऑन करके और ऐसा करके कर दो तो लगा देती। कॉल करो तो अरे यार पढ़ लो यार, पहले ही मन लेट है यार, चाले कर लेंगे किसी भी दिन। सीरी SIRI सीरी। चलो वैल्यू ऑफ आउटपुट समझो। वैल्यू ऑफ आउटपुट रिफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल में पूरे देश के अंदर जितना भी फाइनल गुड्स या सर्विसेज मार्केट वैल्यू पर प्रोड्यूस हुआ है वो क्या है, आउटपुट है। इसीलिए वो निकलता है जब, तो क्या निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब मार्केट प्राइस। अच्छा अब वैल्यू आउटपुट कैसे निकालोगे तो वो समझो। हो सकता है तुम्हारा वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स हो, ठीक है, अथवा हो सकता है कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये क्या हो, तुम्हारा वैल्यू ऑफ आउटपुट हो। दोनों में से कोई सा भी लग सकता है, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। तुम्हें पूरे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है, मतलब जो सेल्स है वही वैल्यू ऑफ स्टॉक है। और वैल्यू सेल्स का मतलब क्या, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, दोनों, ये ध्यान रखना। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालोगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालोगे, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये वैल्यू ऑफ स्टॉक है। सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कौन सा फार्मूला लगेगा। यदि क्वेश्चन ने स्टॉक दे के रखा है तो चेंज इन स्टॉक अप्लाई होगा, क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं है तो फिर जो दिया है वो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ठीक है। अभी तुम्हें सेल कैसे निकालोगे, सेल कैसे निकालोगे, तो
तो सेल कैसे निकालोगे? दिया है वो जो क्वांटिटी इनटू प्राइस, है ना, क्वांटिटी इनटू प्राइस। अभी क्वांटिटी को वो क्या लिख सकता है? क्वांटिटी को वो क्या लिख सकता है? क्वांटिटी को वो आउटपुट यूनिट लिख सकता है, आउटपुट यूनिट से लिख सकता है, ठीक है, या फिर सेल्स यूनिट लिख सकता है। ठीक, क्लियर है? सर ये नाम से तो नहीं, देखो स्ट्रेट क्वेश्चन दिया तो पढ़ाने वाले की इज्जत का क्या, वो असली तो वही मालूम पड़ता है ना कि बंदे ने पढ़ाया कैसा है और बंदे ने पढ़ा कैसा है। शिक्षा का मतलब क्या? रट लिया, एग्जाम में लिख दिया, स्ट्रेट क्वेश्चन पास हो गए, तो टीपने और टिपोड़ेपने में और इसमें क्या मतलब है? शिक्षा का मतलब क्या? तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। मार्क्स कितने आ रहे हैं दैट डजंट मैटर, तुम्हें नॉलेज कितना है। यदि ये चेक होने लग जाए ना तो सिर्फ 10 से 15% रिजल्ट आएगा। यदि भाई मात्रे डंडा हिंदी के पेपर में चेक होने लग जाए, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये वो, तो मैं गारंटी लेता हूँ 80% स्टूडेंट फेल हो जाएंगे। इंग्लिश के पेपर में स्पेलिंग चेक होने लग जाए, ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक होने लग जाए, तो 80% स्टूडेंट फेल होगा। वो जो 100 में से 100 आने का चलन हो गया ना, कॉपियां ईमानदारी से चेक नहीं होती हैं, ढंग से चेक नहीं होती हैं। तुम बेरोजगार हो, क्यों हो? क्योंकि तुमने सिर्फ गाइड पढ़ी, क्वेश्चन पढ़ा, एग्जाम में लिखा, काम खत्म, नॉलेज तो लिया ही नहीं। हम कि कहाँ क्या चाहते हैं? हम परसेंट बनाना चाहते हैं, हम सीखना। वेदर वी बिलीव इन लर्निंग? नो, वी बिलीव इन स्कोरिंग। सब दूर से प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, स्कूल का प्रेशर है, टीचर का प्रेशर है, स्कोर करो। अरे घंटा स्कोर करके मिलेगा क्या है? अरे भाई कुछ आता ही नहीं है तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ाओगे, सरकारी आंकड़े बढ़ाओगे, फेल ज्यादा कर नहीं सकते। क्यों? सरकारी स्कूलों में बच्चे फेल करने लग गए तो दिक्कत, कोई ना कोई आके अपोजिशन वाला खड़ा हो जाएगा कि ये तो तुम पढ़ा नहीं रहे हो, शिक्षा का स्तर गिर गया। अरे घंटा शिक्षा का स्तर तो वैसे ही तुमने ऐसी तैसी कर दी, व्यापार बना के रख दिया उसको तुमने, है? बच्चा सीख कहाँ रहा है? शुद्ध हिंदी लिखवा लो। जिस बच्चे को हिंदी में 100 में से 90 नंबर आए हैं उसको 2 लाइन लिखवा लो, नहीं लिख पाएगा वो। सर वो मैथ्स की तो हिंदी समझ में नहीं आती, उसको पाई मात्रे डंडे लगवा लो। टीचर मास्टर साहब को ही नहीं आता होगा, इन्वर्टेड कॉमा कहां लगाना है आजकल मास्टरों को ही नहीं मालूम है। तो इसमें बहुत पूरी गलती छात्र की भी नहीं है, थोड़ी तो है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी। हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। क्यों? हमने तुमको 1 महीने पढ़ाया, हमने तुम्हें कभी होमवर्क नहीं दिया, हमने कभी होमवर्क चेक नहीं किया, तुम कभी टाइम से नहीं आए, पर मजबूर कहां हूं? यदि मैंने ऐसा कर दिया तो तुम आओगे ही नहीं, दाल रोटी बंद हो जाएगी। तो यार तुमने सिखाया ना बेईमान, बेईमान मैं हूं क्या? बेईमान तुमने बनाया ना मेरे को। यदि तुम ईमानदारी से पढ़ो तो मैं तो मतलब एक पांव में खड़ा हूं और मेरे को मजा आता है। मैं लिटरली बोल रहा हूं, मेरे को भयानक पैसा है पढ़ाने का। मैं 10-10, 12-12 घंटे की क्लास लेता हूं एग्जाम टाइम में बच्चों की, ताकि वो पास हो जाए। पर बेईमान किसने मेरे को बनाया? तरीके किसने दिए मेरे को? तुमने सिखाया। और लिटरली ये मेरे को कुछ नहीं आता, ये तुमने सिखाया, तुमको पढ़ाया मैंने, इसलिए सीखा मैंने। मेरे को, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, क्लियर कैमरे में बोल रहा हूँ, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ। मार्कशीट उठा के देख लो 10वीं 12वीं मेरी, और भयानक नंबर है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। और सेल्फ स्टडी से, कोई कोचिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। पर कोई ईमानदार तब रहेगा जब तुम ईमानदार रहोगे। मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊं, तुम कल से क्लास बंद कर दोगे। मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर था, मैं स्ट्रेंथ यहाँ चाहता ना तो 60 बच्चे भी बैठा के मैंने इसी क्लास में एक बैच में पढ़ा रखे हैं, 60-70 बच्चे। लेकिन स्ट्रिक्ट हुआ, कैमरे लगाए, होमवर्क देना शुरू किया, होमवर्क चेक करना शुरू किया, स्ट्रेंथ खत्म हो गई मेरी। मारना शुरू किया, स्ट्रेंथ खत्म हो गई मेरी। तो कहीं ना कहीं मुझे भी सरवाइव करना पड़ेगा ना,
फिर मैं भी क्या करूँगा, ठीक है चल ले आजा, तू पढ़ना नहीं चाहता, मैं अपनी ड्यूटी तो पूरी कर रहा हूँ। यही समस्या है इस देश की कि सबसे पहले ईमानदारी की शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी सबको, मुझे भी तुम्हें भी सबको। ऐसा नहीं कि मैं सही हूं तुम गलत हो, सिर्फ स्टूडेंट गलत नहीं है या सिर्फ मास्टर साहब गलत नहीं है। मास्टर साहब को गलत किया स्टूडेंट ने और स्टूडेंट को गलत किया फिर मास्टर साहब ने। कहते हैं ना कि आज तुम समय बर्बाद करोगे तो कल तुमको समय बर्बाद करेगा, सच है ये। और नहीं लिटरली मेरे को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है, यदि पेरेंट्स का फोन आ जाए मेरे पास और बच्चे ने उनसे झूठ बोला ना तो मेरे को मतलब नसें फट जाती मेरे दिमाग की। लिटरली मेरे को कुछ सूझ ही नहीं, फिर तो मैं मतलब एकदम पागल जैसा हो जाता हूँ, मैं बहुत चिढ़ आती है मेरे को। पेरेंट्स मतलब क्या समझते हो यार, तुम साला मंदिर मस्जिद भटकते हो, पेरेंट्स की पूजा करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उनके साथ ईमानदार रहो, तुम्हारे साथ औलादे बिगड़ क्यों रही हैं, औलादे बिगड़ क्यों रही हैं, बच्चे क्यों खराब हो रहे हैं, जनरेशन खराब क्यों हो रही है, मैनर्स नहीं है उनमें, सेंस नहीं है, क्यों नहीं है, बहुत बड़ी वजह है। क्यों? पेरेंट्स बात ही नहीं करते, टाइम ही नहीं, पैसा कमा रहा है पेरेंट्स, पैसा कमा के कर क्या रहा है, दूसरों को दे रहा है। अभी तुम्हारे पेरेंट्स 2 घंटे तुमसे बात करें, तुम्हारे अंदर सोच सब सुधार हो जाएंगे। हमको 4 लात मारा सुधारा तो हम सुधरे ना। तो गलती एक जगह से नहीं है, गलती मतलब ये पूरे स्ट्रक्चर में है, पूरा स्ट्रक्चर सुधारने की जरूरत है। पेरेंट्स भी गलत हैं, टीचर भी गलत हैं, स्टूडेंट भी गलत है, तीनों को मिलकर सुधारना पड़ेगा तो सीख पाओगे, तो लर्निंग आएगी। हम लर्निंग में भरोसा ही नहीं करते, हम सिर्फ भरोसा किस पे करते हैं, स्कोरिंग पे, मार्क्स आना चाहिए। अरे मार्क्स क्या घंटा करोगे क्या यार जब तुमको आता ही नहीं कुछ। तो एमपी बोर्ड का बच्चा क्या करता है, थ्योरी रट ली। अरे मैं खुला बोल रहा हूं, मैं तुम्हें अभी आज की डेट में 20 क्वेश्चन लिख के देता हूं, 20 पूरे सिलेबस में से, तुम्हारे एग्जाम का पेपर उठा के देख लेना, 20 में से 18 क्वेश्चन वही मिलेंगे और तुमको 80 नंबर बड़े आराम से आएंगे। लेकिन जब तुम जॉब करने जाओगे तो इंटरव्यू में फेल हो गए, बेरोजगारी का आलम डाटा बढ़ाओगे ना, है फिर 2 पार्टियां खड़ी होंगी और क्या बोलेंगी, देश में बेरोजगार है, हम रोजगार देंगे। अरे भाई तू पैदा करेगा क्या रोजगार, फैक्ट्री डाल देगा क्या उसके लिए, है जब उसको कुछ आता ही नहीं, मशीन चलाना नहीं आता तो मशीन करेगा क्या उससे। तो बहुत समस्याएं हैं और समस्या सिर्फ एक जगह से नहीं सुधरेगी, तुमको सुधारना पड़ेगा, तुमको सीखना पड़ेगा। जो मास्टर साहब सिखाना चाहते हैं उससे तुम सीखना नहीं चाहते हो, जो सिखाना नहीं चाहता तुम उससे सीखना चाहते हो। समस्याएं यहाँ हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, हम खुद ईमानदार नहीं है, बट हम ये चाहते हैं दूसरा ईमानदार हो जाए। मेरे को बहुत भयानक गुस्सा आ रहा था। एक तो मैं दूसरे मानसिक रूप से कल से वो था परेशान, और दूसरा किसी पेरेंट्स का फोन आ जाना तो मेरे को मतलब एकदम बहुत वो आती है। चलो आज खत्म करते हैं इसको, फिर मैं अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है, अलग से समय दे दूंगा इसके लिए। कल से अपन अकाउंट शुरू करेंगे।